चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप +1 से पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज कंपनी फाइनल अकाउंट्स। तो एज यू ऑल आर अवेयर कि जब +1 में थे आप, तो आपने जो फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे वो एक सोल प्रोप्राइटर के पढ़े थे। उसके बाद जब आप +2 लेवल पे आए तो आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़े, लेकिन वो पार्टनरशिप के पढ़े। अब आप बड़े बच्चे बन गए हैं, फर्स्ट ईयर में आए तो फर्स्ट ईयर में भी आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा, लेकिन वो भी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप का पढ़ा। लेकिन अब आप बड़े बच्चे बन गए हैं, क्योंकि कल को जब भी आप रियल लाइफ में जाएंगे तो वहां पे जो फाइनल अकाउंट्स होंगे वो अब कंपनी के होंगे। कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। तो इसलिए हम सारे बिजनेस में अगर देखें तो वन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस dictates all business entities to prepare a set of financial statements with a twofold purpose। जितने भी बिजनेस हैं उनका पर्पस क्या होता है कि वो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। तो पहला उसके पास फर्स्ट होता है हमारा असेसमेंट ऑफ पीरियोडिकल प्रॉफिट्स अर्न्ड। अब पीरियोडिकल कंसेप्ट आपने पढ़ा तो हमने पूरी लाइफ को एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में बांट दिया था, और इसमें हम 12 मंथ्स को हम एक टाइम पीरियड मानते हैं। इसलिए हम असेसमेंट करते हैं हमारे प्रॉफिट्स की कि हमने एक साल के बाद हमें कितने प्रॉफिट्स मिले, या हम चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर डेट को मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो वी आर इंटरेस्टेड टू बी ए कन्वर्सेंट विद द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और मैंने कहा स्पेसिफाइड डेट। बिजनेस तो आपका पीरियड का होगा, लेकिन पोजीशन आप एक पार्टिकुलर डेट की ही लोगे। मान लीजिए अगर आपको बोला जाए 31 मार्च तो उस दिन पोजीशन अलग हो सकती है। आपको बोला जाए 1 अप्रैल तो उस दिन पोजीशन आपकी अलग हो सकती है। दैट्स वाई एज ऑन लिखते हैं हम यहां पे, और ये फॉर द पीरियड लिखते हैं। उसी तरह से अगर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में आपने जो पढ़ा कि इनके टू फोल्ड पर्पस होता है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज आल्सो नॉट एन एक्सेप्शन फॉर दिस प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है कि हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को भी इसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब है, ये है कंपनीज इन इंडिया, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो इसलिए जो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स हैं, that is covered under section 129 of the Companies Act 2013. So as per the provision of the section 120, अब हम इसको कंपनी फाइनल अकाउंट्स क्यों बोलते हैं? हम इसको कंपनी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। These are also known as financial statements of company. दिस इज अनदर नेम ऑफ द चैप्टर। लेकिन हम इसको फाइनल अकाउंट क्यों बोलते हैं? तो देखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, साल में एक बार, कंपनी लॉ की नॉलेज है आपको। अब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल ले बिफोर सच मीटिंग। क्या करते हैं वो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हर एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेबल पे रखनी होती है। और जब टेबल पे रखनी होती है तो इसलिए वो एनुअल जनरल मीटिंग है। और वो जनरल मीटिंग आपकी कब होनी चाहिए? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जिस डेट को आपका फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए 31 मार्च को अगर आपका क्लोज हो रहा है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। और उस एनुअल जनरल मीटिंग में जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और वो यही हमारा फाइनल स्टेप है, दैट्स व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड एज ए फाइनल अकाउंट्स। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहां पे क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो आपने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अब बैलेंस शीट में, इसमें कंपनी के एक्ट में हम जो 2013 में अमेंडमेंट्स हुई हैं, वहां पे हम इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, अगर 1% कंपनी होगी या स्मॉल कंपनी होगी या डॉर्मेंट कंपनी होगी तो वो कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे। एंड द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ रिक्वायर्ड देन, तो ये सारे के सारे किस में कवर होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कवर होते हैं, फाइनल अकाउंट्स में कवर होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनीज एक्ट 2013 कह रही है। अदरवाइज हम सोल प्रोप्राइटर के केस में और पार्टनरशिप के केस में तो हम सीधा ही था जी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हो गया जी हमारा फाइनल अकाउंट्स। लेकिन यहां पे अब हमें कुछ डिफरेंट करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस बाय एन एंटरप्राइज, इट इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो जो भी हमने एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी एक्टिविटी करी है वो किसके लिए की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसके बिहाफ के ऊपर करी? शेयर होल्डर के बिहाफ के। तो शेयर होल्डर और जो इंटरनल यूजर्स हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, मैनेजमेंट है, वो उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। दैट इज इंटरनल एज वेल एज फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स। तो इस तरह से क्या है कि ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद हमें जितने भी रिजल्ट्स हैं, जो भी कंपनी का अकाउंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमने पढ़ा है ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी जब हम सब कुछ किसके सामने रखेंगे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। इसलिए दे आर इंटरेस्टेड टू गेट द इंफॉर्मेशन व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी। और अभी तक हमने जो बैलेंस शीट की इक्वेशन पढ़ी है, वो इक्वेशन क्या थी? इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है ऑनर्स फंड, ठीक है जी। लाइबिलिटी क्या होता है? आउटसाइडर्स फंड। और इनसे जो पैसा रेज किया जाता है उससे हम क्या खरीदते हैं? एसेट्स खरीदते हैं, यही बोलते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहां बता दूं कि जो नया फॉर्मेट आया है कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को, वो भी इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अब देखिए, इक्विटी के भी दो पार्ट होंगे, ठीक है जी, 1 1। उस तरह से लाइबिलिटी के भी दो पार्ट होंगे, 1 एंड 1। और उसी तरह से आपके एसेट्स के भी दो पार्ट होंगे, 1 एंड 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो आपकी टोटल बैलेंस शीट है उसके 6 मेन हेडिंग्स होंगे। इसको 6 पार्ट में ऐड किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब इसका मतलब है इक्विटी 1 + 1 2, 1 + 1 2 और 1 + 1 2। तो ये इसलिए 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं अपनी बैलेंस शीट को कि आपको कितने पार्ट में डिवाइड है। हाँ, लेकिन ये है कि जब हम आपने जो बैलेंस शीट अभी तक पढ़ी थी वो टी फॉर्म में पढ़ी थी, लेकिन यहां टी फॉर्म में बैलेंस शीट नहीं होती। यहां पे हमारा आजकल वर्टिकल फॉर्मेट आ गया है। वो मैंने आपको चौकन्ना कब कर दिया था? जब हम इश्यू ऑफ शेयर्स की बातें कर रहे थे। तो यहां पे इसका मतलब है कि इक्विटी प्लस लायबिलिटी एक साइड में है और एसेट एक साइड है। तो इसका मतलब है कि इधर वाली साइड में कितने कंपोनेंट होंगे? 4 कंपोनेंट्स होंगे। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4। 2 इक्विटी के होंगे, 2 लायबिलिटीज होंगे। और एसेट्स के आपके पास कितने होंगे? ओनली 2 पार्ट्स। इस तरह से आपका 4 + 2 = 6 पार्ट्स होंगे। कैसे मेमोराइज करना है वो हम आपको सिखाएंगे। अच्छा, अब हम सीधा नहीं है कि सीधे हम चले जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर और नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नहीं, टॉपिक इजी होगा अगर इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमें समझ आ जाएगा। अगर थ्योरेटिकल पार्ट समझ नहीं आया तो हम फाइनल अकाउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और कंसेप्ट के लिए हमें थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। तो पहली जो हमने आपसे बात करी वो है सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। और क्यों करते हैं और यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितने पार्ट्स होंगे, वो पार्ट्स हमने आपके साथ यहां पे डिस्कस किया है। ओके, सो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड
So topics to be covered means that is key terms used in balance sheet. So that discussion is required. So what are the different topics? So first one is classification of assets and liabilities. Assets and liabilities. Then the second topic, as we will discuss, that is a second key term, payment of dividend. Payment of dividend. And third one is, that is tax treatment. And the fourth one is managerial remuneration. Managerial remuneration. And all these key terms are to be merged in, that is final accounts of company. Final accounts of company. अब आप क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स आपको नॉलेज होना जरूरी है. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, टैक्स ट्रीटमेंट आप बोलेंगे कि इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. नहीं, हम बात कर रहे हैं कि टैक्स की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट की जाती है. दैट डिस्कशन वी विल मेड हियर. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, अरे भाई जो कंपनी के बड़े बड़े लोगों को, जैसे डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, इनको जब दिया था, लेकिन इनकी भी क्या है, कुछ एक लिमिट्स हैं कि कितना पेमेंट जो है उनको किया जा सकता है. लेकिन कई बार हमारे सिलेबस में नहीं होता. अगर नहीं होगा तो हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे. तो और ये सारी बातें हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में इनको मर्ज करेंगे. तो चलिए फिर पहला टॉपिक आज, यानी कि पहली जो की टर्म है उसकी डिस्कशन करते हैं. और वो पहली जो टर्म है वो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. देखिए यही आपके बेसिक्स हैं. अगर ये क्लियर हो गया तो चैप्टर तो क्लियर हो ही जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं एसेट्स की तरफ को. एसेट्स, बिल्कुल एसेट्स में देखो दो तरह की एसेट्स होंगी यहां पे. वन इज करंट एसेट्स. ठीक है जी. अब मैं इसको डिटरमाइन करने की कोशिश करूंगा. दैट इज करंट एसेट्स, बस आप फोकस रखिए, आर दोज एसेट्स. अब मैं इसको तोड़ रहा हूं. पहला आपके पास है विच आर प्राइमरली हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड. हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड. अब ट्रेडेड का मतलब यहां पे क्या है? देखिए ट्रेडेड का मतलब है, सबसे पहले तो वो करंट एसेट्स की बात हम वहां करेंगे जहां पे आपकी जिस गुड्स के साथ आप डील करते हैं. तो नेचुरली यहां पे इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? गुड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है जी, नेचुरली. अच्छा, अब जब गुड्स होती हैं तो गुड्स का ही आपके पास क्या आ जाता है जी? स्टॉक आ जाता है. अब जो स्टॉक है वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो जी आपके पास रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, और फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती हैं. दैट कुड आल्सो बी ए फिनिश्ड गुड्स. तो पहला तो क्लियर हो गया जी. करंट एसेट्स को डिटरमाइन करने के लिए किसको लेंगे हम? विच आर प्राइमरली हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड, जिसका आप व्यापार कर रहे हैं, जिसको आप परचेज और सेल कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद अभी ये तो हमें यहां से क्लियर हो गया. और साथ में विच आर
expected to be sold or realized in cash within, very important, within क्या, higher of company's operating cycle and 12 months। बस यहीं पे। तो अब हमें सबसे पहले तो क्या हो गया जी, विच आर हेल्ड प्राइमरली फॉर बीइंग ट्रेडेड, ये अंडरलाइन कर लिया था हमने। अब आया विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, यानी कि ऐसी गुड्स जिसमें आपकी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये बिक जाएंगी, या एक्सपेक्टेड वर्ड है, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और रियलाइज्ड इन कैश, कैश में रियलाइज हो जाएंगी। तो विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और रियलाइज्ड इन कैश, और वर्ड आ गया आपके पास विद इन, वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन किसके बीच में, हायर ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल एंड 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स आपके पास क्या है, ये फिक्स है। बस यहीं पे आपका जो करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन है वो इसमें जुड़ा हुआ है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है यहां पे कि ये तो हमें पता लग गया जी कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हैं कि हमारे वो कितने टाइम में हमारे पास कैश में रियलाइज हो जाएंगी विद इन, लेकिन ये किसके अंदर होना चाहिए, इन दोनों के बीच के अंदर का होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ठीक है जी, तो देखिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, मैं यहां से बात करता हूं। मान लीजिए आपके पास कैश है, ठीक है जी, अब आपके पास फ्लोर मिल है, आपने क्या किया, कैश खर्च कर दिया वीट खरीदने के लिए, वीट को आपने प्रोसेस करना शुरू कर दिया, तो ये यहां पे आपके पास क्या आ गया जी, वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। उसके बाद आपने उसका कुछ का फ्लोर बना दिया, कुछ का सूजी बना दी, तो ये आपके पास क्या बन गया जी, इन्वेंट्री। ठीक है जी, इन्वेंट्री आ गई। अच्छा, अब इन्वेंट्री के बाद आपने, मान लेता हूं मैं एक तरह से उधार बेच दिया, उधार बेचा तो सन्ड्री डेटर्स आए, और सन्ड्री डेटर्स को हम क्या बोलते हैं, रिसीवेबल बोलते हैं। और रिसीवेबल के बाद जब हम पैसा आ गया हमारी जेब में, तो इसको हम कैश, यानी कि जो जेब से आपने पैसा लगाया वो आपकी जेब में कितने टाइम पीरियड के बाद आप कंपनी की पॉकेट में जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। मान लीजिए यहाँ पे प्रक्योर करने के लिए 2 महीने लग जाते हैं, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस 1 महीना लग जाता है, यहाँ पे इन्वेंट्री में कन्वर्ट करके उसको स्टोरेज 2 महीने लग जाते हैं, उसके बाद इन्वेंट्री को रिसीवेबल सेल करने के लिए मान लीजिए 3 महीने लग जाते हैं, और डेटर से पैसा रियलाइज करने के लिए 1 महीना लग जाता है। तो 2 + 1 3 5 8 9, इसका मतलब 9 मंथ का आपका क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल है। यहां तक बात क्लियर है जी? ओके, अगर यहां तक आपकी बात क्लियर है कि ऑपरेटिंग साइकिल, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया जी, ऑपरेटिंग साइकिल कितने टाइम का आ गया, 9 मंथ्स का आ गया। कोई बात नहीं, अभी हम इसको प्रूव करके छोड़ेंगे, वैसे नहीं आपको। अच्छा, अब दूसरी एसेट्स जो हमारे पास हैं, तो एक आ गई करंट एसेट्स, दूसरी एसेट्स आ गई नॉन करंट एसेट्स। ये नॉन करंट एसेट्स कौन सी हुई फिर? सिंपल हो गया क्या, कि दोज एसेट्स which cannot be classified as current assets are called non-current assets। तो जो करंट एसेट नहीं होगी वो क्या बन जाएगी, आपकी नॉन करंट एसेट है। सर हमें नहीं समझ आया ये क्या चीज आप बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप ऐसा करते हैं, एक केस स्टडी लेते हैं और फिर
उससे आपको ये चीज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए इसमें ये बोलता है आपने ये बताना है कि यू जस्ट कमेंट। क्या कमेंट करना है? आपने ये बताना है कि ये जो एसेट है ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी इज इक्वल टू 10 मंथ्स। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2, एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन 13 मंथ्स। 13 महीने के अंदर अंदर आपको लगता है कि ये एसेट हमारी बिक जाएगी, और आपको आप कमेंट करना है कि करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। ठीक है जी। अब देखिए यहां पे एक्सपेक्टेड विद इन वर्ड आ गया, और ये एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड आ गया, और हायर ऑफ ये चीज है। तो यहीं से अब हम उठाते हैं कि क्या है। देखिए सॉल्यूशन में क्या हुआ जी, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी। सो ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी कितना जी, 10 मंथ्स। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या बोला था पहले, रिलाई इन कैश विद इन हायर ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल एंड 12 मंथ्स। तो ये 12 मंथ्स तो आपके क्या रहेंगे जी, फिक्स रहेंगे हर जगह। 10 मंथ्स और 12 मंथ्स विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ठीक है जी। अब इसमें जो हायर फिगर है वो क्या है जी, 12 मंथ्स। अब वो क्या बोल रहा है, विद इन, इनके विद इन होना चाहिए। किसके विद इन होना चाहिए, हायर ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल एंड 12 मंथ्स। इनके 10 और 12 महीने का जो हायर फिगर है उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, सिंस एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी realized within a period, क्योंकि ये कितने महीने हैं जी, ये देखिए 13 महीने। सिंस एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन ए पीरियड, क्या हुआ जी, 12 से ज्यादा है ना, तो मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल, वो कितने थे जी, मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं आपको। 10 मंथ्स, और साथ में है ये डिस्क्राइब कर रहा हूं 12 मंथ्स। ठीक है जी, 10 मंथ से भी ज्यादा है और 12 मंथ से भी ज्यादा है, तो क्या हुआ, एंड दैट इज कितना है जी, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, दैट इज 13 मंथ्स। ठीक है जी, ज्यादा हुआ ना, और उसमें क्या लिखा है, 10 और 12 के अंदर होना चाहिए, तो अंदर तो नहीं है, तो क्या हो गया, हेंस asset is classified as, बोलो जी, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, ये मेरी क्लासिफिकेशन हो गई। अच्छा, अभी और लो जी एक और केस ले लेते हैं। अब देखिए, मान लेता हूं कि ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी इज इक्वल टू 15 मंथ्स। ठीक है जी, और एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन 13 मंथ्स। ठीक है जी, तो चलो सॉल्यूशन। तो पहला मुझे क्या चाहिए, आप शॉर्ट में कर रहा हूं, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी कितना जी, 15 मंथ्स। ओके, और कितने होते हैं जी, फिक्स पीरियड कितना है, 12 मंथ्स। इनमें से हायर कितना हो गया, 15 मंथ्स। अब बताइए 15 मंथ्स के विद इन होना चाहिए। अब यहां पे क्या है, एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन 13 मंथ्स है। अब बताओ
15 से कम है ना, 15 से नीचे है, विद इन है, तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है तो क्या हो गया जी, हेंस एसेट क्लासिफाइड एज, बोलो जी अब, 15 से कम है ना, एज कितना है जी, 15 से कम है कितना, 13 मंथ्स है, तो क्या बन गई, करंट एसेट। लो जी, ये कहता है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इससे ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर थ्योरेटिकली आप पढ़ सकते हैं। कहता है क्लासिफाई इनटू करंट एसेट ऑब्लिक नॉन करंट एसेट। एसेट नंबर 1 है, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी है 11 मंथ्स और पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन कैश इज 10 मंथ। चलो सोल्यूशन करते हैं। एसेट कौन सी है, 1 है। ऑपरेटिंग साइकिल कितना है जी, 11 मंथ्स का है, ठीक है जी, 11 मंथ्स। और साथ में हमारे पास क्या आ गया जी, 12 मंथ्स, जो अभी आपको बताया। ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, विच एवर इज हायर, ए और बी विच एवर इज हायर। यहां कौन हो गया, 12। एसेट कन्वर्टेड इनटू कैश, कम है इससे 10, तो रिमार्क्स क्या हो गया जी, करंट एसेट। आ जाइए नंबर 2 में, कितने हैं जी, 17 मंथ्स, ठीक है। और ये तो क्या रहेंगे मेरे, 12 मंथ्स। विच एवर इज हायर, कितना हो गया, 17 मंथ। एसेट कन्वर्टेड इनटू कैश 18 मंथ। अब बताइए, इससे ज्यादा हुआ, इसलिए ये क्या बन गई मेरी, नॉन करंट एसेट, S3। अब मान लीजिए ये है हमारा 23 मंथ्स और ये क्या है आपका 12 मंथ्स, विच एवर हायर दैट इज 23 मंथ्स, लेकिन एसेट कन्वर्टेड इनटू कैश इससे कम है, इसलिए ये क्या बन गई, करंट एसेट। आ जाइए एक और प्रैक्टिस करते हैं। ये है आपके पास 15 मंथ्स, ये है आपके 12 मंथ्स। इन दो में से जो हायर हुआ वो हुआ आपका 15 मंथ्स और आपका एसेट कन्वर्टेड इनटू कैश कितना हो गया, 14 मंथ। अगेन दिस इज योर करंट एसेट। एक और करें जी, 5th, ये हो गया जी आपका 12 मंथ्स, तो ये भी क्या बन जाएगा, 12 मंथ। विच एवर इज हायर इज 12 मंथ। और उसके बाद एसेट रियलाइज्ड दैट इज इनटू 9 मंथ्स। लो जी, दोबारा से क्या है, इससे कम है 9 मंथ, तो इससे जो ज्यादा हो गया वो क्या बन गई, नॉन करंट। लो एक और कर लेते हैं। यहां पे है आपका NA और यहां पे क्या हो गया जी मेरा 12। अगर ना भी अवेलेबल हो तो इसको आप अज्यूम कर सकते हैं, यू कैन अज्यूम इट एज 12 मंथ्स अगर ना दिया हो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब 12 विच एवर इज हायर कितना हो गया, 12 मंथ। एसेट कन्वर्टेड, लो जी इससे ज्यादा हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट। अब क्लियर हो गया जी आपके पास। तो इसलिए हमारे पास जो ये डेफिनेशन थी, तो करंट एसेट कौन सी होती है, दोज एसेट विच आर प्राइमरली हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, ठीक है जी, पहली टर्म, और रियलाइज्ड इन कैश विद इन हायर ऑफ द कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल एंड 12 मंथ्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और नॉन करंट एसेट्स, दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड करंट एसेट्स आर टू बी कॉल्ड हियर एज नॉन करंट एसेट्स। तो ये अब आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी कि नाउ यू कैन मेक क्लासिफिकेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जी, मीनिंग ऑफ करंट लाइबिलिटीज। जैसे करंट एसेट था वैसे करंट, सो दोज लाइबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड होगा विद इन हायर ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी एंड 12 मंथ। तो लाइबिलिटीज विच आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रेड, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि लाइबिलिटीज कब क्रिएट होनी चाहिए, एट द प्रोसीड ऑफ द ट्रेड। अब जब प्रोसीड ऑफ द ट्रेड है तो प्रोसेस ऑफ द ट्रेड होगा तो क्या होगा, या तो आपके पास क्रेडिटर्स होंगे, अगर क्रेडिटर्स हैं तो उनके द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा होगा, या तो आपका बिल्स पेबल होगा। यही होती हैं आपकी लाइबिलिटीज विच आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेड। ओके, और उसी तरह से मीनिंग ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज अदर देन करंट लाइबिलिटीज आर कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज।
तो जब ये कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज। आइए देखते हैं, एक केस करते हैं, केस स्टडी। ठीक है जी। अब देखिए ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 17 मंथ, और लाइबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 16 मंथ्स। ये क्वेश्चन है। तो चलो जी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू 17 मंथ्स। ठीक है, और क्या होता है जी हमारा 12 मंथ्स। तो विच एवर इज हायर, और हायर कौन सा हो गया जी आपका 17 मंथ्स। लेकिन अब आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज कहां गई, लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड। तो लाइबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड कितने जी, विद इन 16 मंथ्स। तो क्या हो गया जी, विच आर एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन एंड हायर ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 12 मंथ्स। तो ये किसके अंदर हो गया, 17 से कम है ना, 16 मंथ हुआ, तो इसलिए ये क्या आंसर होगी, हेंस दिस इज नोन एज करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी। अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं करता है तो ये कौन सी बन जाएगी, आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी आपके पास। और अगर ये कंडीशन पूरी हो तो करंट लाइबिलिटी अगर नहीं करता है तो कौन सी बन जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज बन जाएंगे। तो यहां तक हमारे पास आ गया करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस। ओके, तो अब मैंने आपको बताया था जैसे एसेट साइड में सिर्फ दो ही आइटम्स होंगी जो मैंने पहले बताया। तो एक क्या होगी करंट एसेट, और दूसरी होगी जिसको आप पहले क्या मानते थे, फिक्स एसेट। यहां फिक्स एसेट्स नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। तो करंट एसेट्स में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी मैंने आपको बताया, ट्रेड रिसीवेबल अभी आपसे बात करी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट्स को हम वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। अब आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप बैलेंस शीट की तरफ कोई मूव कर सकते हैं। उस तरह से आपके पास क्या है, लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज की भी हमने दो तरह से करी, एक करंट लाइबिलिटीज और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो हमने ऑपरेटिंग साइकिल के हेल्प से जो है वो कोशिश करी कि कैसे हम करंट को और नॉन करंट को डिफाइन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो इसमें भी जहां पे हमें डिस्कशन की जरूरत होगी वहां हम इसके डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मैंने आपको ये बता दिया कि दो आइटम मैंने ये बताई आपको, दो आइटम लाइबिलिटी की बताई, और जो आगे की बातें हैं जो हमने डिस्कशन स्टार्ट करी थी कि हम इसमें जो की पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमने आपको स्टार्टिंग में ही प्लानिंग बता दी थी कि पहला हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ओवर नाउ। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फिर उसके बाद हम टैक्स ट्रीटमेंट, फिर हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, तब जाकर के हम फिर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी की बात करेंगे।